हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परागकोश के विकास के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, मैं यहाँ हेडिंग बना दूँ डेवलपमेंट ऑफ एंथर। परागकोश का क्या चीज़, तो परागकोश का विकास, परागकोश का विकास। अब ये परागकोश का विकास क्या है, इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था परागकोश की संरचना के बारे में। तो अगर आप परागकोश की संरचना नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर परागकोश की संरचना देख सकते हैं। तो परागकोश की संरचना में बेसिकली यही डायग्राम आपको शो कराया गया था और इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो आज हम ये देखेंगे कि जो परागकोश है किस प्रकार से विकास करके और कैसे कैसे डेवलप करके इसका ये पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज की क्लास में स्पेशली यही डिस्कशन करेंगे कि परागकोश का विकास होता है क्या है। ठीक है, तो परागकोश को सबसे पहले करना क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, आप जानिए कि जब हम लोग पुष्प में देखते हैं ये इसकी स्ट्रक्चर जब इस प्रकार से बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। जब हम लोग इस परागकोश का क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं। अनुप्रस्थ मतलब इसका टीएस सेक्शन। जब ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटा जाता है तो ये देखा जाता है कि परागकोश होता है ये एक परत से क्या होता है, घिरा होता है। कितने परत से, एक परत से क्या होता है, घिरा होता है। तो पहली बात सभी को समझ में आ गया, परागकोश का अनुप्रस्थ। जब हम परागकोश का क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट कर देखने पर यह पता चलता है कि परागकोश जो होता है वह एक परतों से क्या होता है, एक परतों से घिरा होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये वाला जो परत दिख रहा है और इस परत को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट कर देखने पर यह पता चलता है कि परागकोश क्या होता है, तो परागकोश एक परत से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। पहली बात सभी को समझ में आ गया। यहाँ आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट कर देखने पर यह पता चलता है कि परागकोश होता है वह एक परतों से क्या है, एक परतों से घिरा है जिसे क्या कहते हैं, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, तो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो बाह्य त्वचा के नीचे ये जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ये कोशिकाओं का समूह विभज्योतिकी कोशिका से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, मतलब कि जो बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, तो बाह्य त्वचा के नीचे ढेर सारे आपको कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है। और ये जो ढेर सारे कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है, इन ढेर सारी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो ये विभज्योतिकी कोशिका कहे जाते हैं। अर्थात ये विभज्योतिकी कोशिकाओं से क्या होते हैं, तो विभज्योतिकी कोशिकाओं से बनी होती है। तो पहली बात तो आपको ये है बाह्य त्वचा वाली, और दूसरी बात इसमें ये बताएंगे कि बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ बहुत सारे कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, तो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और जो किसका बना होता है, जो विभज्योतिकी कोशिकाओं का क्या होता है, तो विभज्योतिकी कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाह्य त्वचा है और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विभज्योतिकी कोशिकाओं का क्या चीज़, तो विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इनमें, इन कोशिकाओं में, यानी जो विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं में भी क्या होता है, तो इन कोशिकाओं में कुछ बड़े बड़े आकार की क्या पाई जाती है, तो बड़े बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो बड़े बड़े आकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है, यानी जो कोशिकाएं पाई जाती है उस सामान्य कोशिकाओं से हट करके कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। और वो जो अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, उस अलग प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। तो तीन बातें सभी को समझ में आ गया। पहली बात क्या हो जाएगी, तो पहली बात हो जाएगी जब हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं तो परागकोश होता है यह एक परत से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे कि बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, तो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और उस कोशिकाओं के समूह जो होते हैं वो किसका बना होता है, तो विभज्योतिकी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट, इस विभज्योतिकी कोशिकाओं में भी क्या होता है, तो एक अलग प्रकार का, यानी यहाँ पे उन कोशिकाओं से हट करके कुछ अलग प्रकार की क्या देखने को मिलती है, कोशिका देखने को मिलती है। और ये जो कोशिका होती है, ये कोशिका क्या कहलाती है, तो ये कोशिका आपकी प्रपशु कोशिका कहलाती है। बात सभी को समझ में आ गई इतने। अभी जो प्रपशु कोशिका होती है ये क्या करती है, इस प्रपशु कोशिका में प्रायः परिणत विभाजन होता है। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर।
पॉइंट नंबर कितना 4। अब ये जो प्रपशु कोशिका है, इस प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होता है और ये परिणत विभाजन करके 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिका का क्या करती है? 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। एक बाहर कोशिका होती है और एक अंदर की तरफ होती है। तो जो बाहर की तरफ कोशिकाएं पाई जाती है, उस बाहर की तरफ की कोशिका को कहा जाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। क्या कह देंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका कह देंगे। और जो नीचे की तरफ की कोशिकाएं पाई जाती है उसको पूबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए प्राथमिक भित्ति कोशिका और ये पूबीजाणु जनन कोशिका जो होती है किन कोशिका के विभाजन से बनते हैं? तो क्या बताएंगे? प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका किस प्रकार का विभाजन करती है? तो प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन करती है। क्या करती हैं ये परिणत विभाजन करती है। और जब प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन करती है तो परिणत विभाजन करके कितने प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है? तो ये 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। एक बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ होता है। तो जो बाहर की तरफ होता है, इस बाहर की तरफ की कोशिका को क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। और जो अंदर की तरफ कोशिका होते हैं इसको क्या कहते हैं? पूबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो है कि जो स्पेस है काफ़ी कम है, तो मैं नोट नहीं कर सकता। आप लोग इसे क्या करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ इन पॉइंट को आप फटाफट लिख लेंगे, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो डायग्राम सारा इरेज हो जाएगा। तो फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो अब चलिए एक बार मैं पूरी बात को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, परागकोश का विकास। परागकोश के विकास में आप लिखेंगे क्या? आप फटाफट नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात क्या लिखना है? जब परागकोश का अनुप्रस्थ काटते हैं तो यह पता चलता है कि परागकोश होता है यह एक परत से घिरा है। ठीक है, पहली बात यही हुआ। कितने परत से घिरा है? एक परत से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। अब ये जो बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इस कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? या ये कोशिकाओं का जो समूह होता है किसका बना होता है? तो विभुज्योतिकी कोशिका से बना होता है। तो ये विभुज्योतिकी कोशिकाओं से बना होता है। फिर बताएंगे कि इस विभुज्योतिकी कोशिकाओं में भी कुछ अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? संरचना है। कुछ अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है और इस अलग प्रकार की कोशिका को प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक है, समझ में आगे सभी लोग क्या कहेंगे? प्रपशु कोशिका कह देंगे। तो अब ये जो प्रपशु कोशिका होती है, प्रपशु कोशिका में क्या होता है? तो प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होती है। और जब प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन करती है तब यह 2 प्रकार के और कोशिका का निर्माण करती है। एक कोशिका बाहर की तरफ होता है और एक कोशिका अंदर की तरफ होता है। तो जो बाहर की तरफ कोशिका होती है, इस बाहर की तरफ की कोशिका को हम लोग कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। और अंदर की परत को क्या कहते हैं? तो पूबीजाणु जनन ऊतक या पूबीजाणु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूबीजाणु कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो 2 प्रकार की कोशिका बना है। अब यहाँ पे नोट मैं कर दूं, पहली बात ये आपका प्रपशु कोशिका ने क्या किया? तो प्रपशु कोशिका ने डिवीजन किया। कैसा डिवीजन किया? तो ये आपका परिणत विभाजन किया। ठीक है, कैसा? परिणत विभाजन किया। तो परिणत विभाजन करने के बाद 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के क्या किए? 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण किया। अब ये जो 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण किया, इन दोनों प्रकार में एक कोशिका वो होगा जो बाहर की तरफ होगा, बाहरी तरफ होता है, और एक आपका हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ की जो कोशिका होती है उसे क्या कह देंगे? उसे कह देंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका कहेंगे। क्या कह देंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका कह देंगे। और यहीं पर इसके अंदर वाली जो कोशिका होगी, यहाँ इसको क्या कहते हैं? तो इसके अंदर वाली कोशिका कहते हैं पूबीजाणु जनन कोशिका। पूबीजाणु जनन कोशिका कह देंगे। ठीक है,
अब ये जो पू बीजाणु जनन कोशिका है, इस पू बीजाणु जनन कोशिका में क्या होता है, तो इस पू बीजाणु जनन कोशिका में विभाजन होता है। क्या होता है इसमें, कौन सा विभाजन होता है, तो पू बीजाणु जनन कोशिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या करती है, ये पराग मातृ कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है, पराग मातृ कोशिका या फिर सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो दो प्रकार की कोशिका ने बनाया, किसने बनाया, तो प्रपशु कोशिका ने। प्रपशु कोशिका ने परिणत विभाजन किया, तो परिणत विभाजन किया तो यह दो प्रकार की कोशिका का निर्माण किया। पहले वाले बाहर, जो बाहर की तरफ है यहाँ, और दूसरा वाला अंदर। बाहर की तरफ जो कोशिका पाई जा रही है उसे क्या कहेंगे, प्रपशु कोशिका कह देंगे। और जो अंदर की तरफ कोशिका पाई जा रही है उसको क्या कह देंगे, उसको पू बीजाणु जनन कोशिका कहेंगे। तो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका और पू बीजाणु जनन कोशिका, ये दोनों कोशिका किससे हुआ, तो ये दो प्रकार की कोशिका का निर्माण किया। कौन, प्रपशु कोशिका। अब यहाँ पे जो पू बीजाणु जनन कोशिका है, यह पू बीजाणु जनन कोशिका ये क्या करती है, पुनः अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो ये अब अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो अर्धसूत्री विभाजन करके ये पराग मातृ कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है, ये पराग मातृ कोशिका या फिर सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब ये जो सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, अब बताइए कि ये किसके अर्धसूत्री विभाजन से बनती है, तो ये बन जाएगा आपका पू बीजाणु जनन कोशिका के। तो पू बीजाणु जनन कोशिका जो होता है ये विभाजन करता है तो क्या बनता है, तब आपका बनेगा आपका पराग मातृ कोशिका या फिर सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका या फिर इसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पराग मातृ कोशिका होती है यह क्या करती है, ये पुनः, यह जो है यह पुनः अर्धसूत्री विभाजन करती है। अब ये जब पुनः अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो यह अर्धसूत्री विभाजन करके ये परागकण का क्या करती है, तो ये परागकण का निर्माण करती है। किसका, परागकण या फिर सूक्ष्म बीजाणु या फिर दीर्घ बीजाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। बात सभी को समझ में आ गया। लेकिन एक परत यहाँ पर बचा हुआ है। अब ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है यह भी विभाजन करती है और यह विभाजन करके अनेक प्रकार के परतों का निर्माण करती है, जैसा कि मैं पिछले वाले क्लासेस में बताया था। जैसे बाह्य स्तर हो जाएगा, मध्य स्तर हो जाएगा, टेपिटम हो जाएगा, अंतस्तर हो जाएगा। ये सारे परतों के बारे में हम क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। तो ये पूरा टॉपिक क्या रहा, पराग कोश का विकास। तो आई होप कि आपको सबको सारा टॉपिक जो है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। जहाँ पे कोई आपको डाउट्स लग रहा है, किसी भी प्रकार का अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं, मैं उसको अलग से वीडियो बना करके उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक किस पे रहा, तो परागकोश का विकास पे। चलिए एक बार हम परागकोश के विकास को ऐसे समरी टाइप में इसको हम समझ लेते हैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, हेडिंग हम लोगों का क्या था, परागकोश का विकास। ठीक है, तो परागकोश के विकास में कुछ डायग्राम बनाए गए हैं ऐसे, और हालांकि इसका मैंने नामांकन नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले वाले क्लासेस में इसका नामांकन सब अच्छे से था, और ये वाला यहाँ तक हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो अब हमें देखना है इसमें कि परागकोश का जो विकास है, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जो लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये है, और जो लोग नए बोर्ड का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 का उनके लिए भी है। तो स्पेशली ये दोनों के लिए, न्यू और ओल्ड, तो दोनों बैच के लिए है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो परागकोश का जो विकास है, सबसे पहले इसमें मैंने बताया कि जब हम परागकोश का अनुप्रस्थ काटते हैं तो यह देखते हैं कि परागकोश जो होता है ये कितने परत से, एक परत से क्या होता है, घिरा होता है, और इस परत को क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। और इस बाह्य त्वचा के नीचे क्या होता है, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो विभज्योतकी कोशिकाओं से क्या होता है, तो विभज्योतकी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, अब इन विभज्योतकी कोशिकाओं में भी एक अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, और इस अलग प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक है, अभी जो प्रपशु कोशिका है, इस प्रपशु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, परिणत विभाजन होता है, और ये परिणत विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। जो बाहर परत होती है इसको इसको प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, और जो अंदर वाली कोशिका होती है इसको पू बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं।
अब ये जो पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका है, इस पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन करके पराग मातृ कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है, या सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। अब ये जो पराग मातृ कोशिका होती है यह पुनः अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और उसी प्रकार से ये आपका जो बाहरी भित्ति है, यानी बाहरी वाला जो परत है प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये जब विभाजन करती है तो ये अनेक प्रकार की क्या करती है, परतों का निर्माण करती है। अगले दिन के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, पूर्ण बीजाणु की जनन के बारे में बताऊं कि पूर्ण बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो परागकोश है, परागकोश का जब हम लोग संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परागकोश यदि 2 पाली पाए थे उसको द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं, और द्विकोष्ठी परागकोश में 4 पराग मातृ कोशिका पाई जाती है। तो 4 पराग मातृ कोशिका के जगह पे 4 पराग धानी लिख लीजिए। वहाँ पे पराग मातृ नहीं होता है, पराग धानी होती है, या सूक्ष्म बीजाणु धानी होते हैं, ठीक है। तो